हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओजस्वी इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो गाइस सभी लोग और कैसी आपकी तैयारी हो रही है। आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं क्लासेस को, प्रैक्टिस सेट्स को। तो 28 हमारा प्रैक्टिस सेट है वो काफ़ी बढ़िया हम लोग कर रहे हैं गाइस, एंड वी नीड टू डू वेल। वास्तव में हमें अच्छा करने की ज़रूरत है। और गाइज यहाँ पर आपको सिर्फ वही क्वेश्चंस मिलते हैं। देखिए, पढ़ने के लिए सारी उम्र पड़ी है, एक बार सिलेक्शन ले लीजिए। तो फिलहाल आपको ज़रूरत है सिर्फ वो चीज़ें पढ़ने की जो आपको सिलेक्शन दिलाएं, है ना। नीड फिलहाल जो है उसी चीज़ की है गाइज। तो वही क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं या आगे भी जिनके आने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। तो उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर हर प्रैक्टिस सेट के अंदर मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो इम्पोर्टेंट ना हो गाइज। बिल्कुल आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, मस्ती से पढ़िए, और प्रैक्टिस के लिए आप मेरे प्रैक्टिस सेशंस देखते रहिए, बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए गाइस। और आपको पता भी चलता रहेगा कि जो आप पढ़ रहे हैं क्या वाकई में वो कुछ गेन आप लोग कर रहे हैं या फिर ऐसे ही आप फालतू में पढ़े जा रहे हैं। ठीक है, तो गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को सबसे पहले, अगर आप नए हैं चैनल पर और विजिट पहली बार किया है तो। और लाइक शेयर ज़रूर करना है आपको गाइस। एक लाइक और शेयर मुझे चाहिए आपसे सिर्फ। और कमेंट में एक कमेंट चाहिए, कमेंट बॉक्स में कम से कम ये मुझे बता दीजिए कि कितना स्कोर आप लोग गेन कर रहे हैं और कितना बेटर आप लोग परफॉर्म कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या है आज के प्रैक्टिस सेट के अंदर। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में है कि विच ऑफ द प्लेज ऑफ जॉन गल्सवर्दी मेड विंस्टन चर्चिल एबॉलिश सॉलिटरी है गाइज ये कन्फाइनमेंट इन प्रिजन। कई बार टाइपो हो जाता है तो आप मेरे बोलने पे भी ध्यान दिया कीजिए, पढ़ने पे ही नहीं केवल। विच ऑफ द प्लेज ऑफ जॉन गल्सवर्दी मेड विंस्टन चर्चिल एबॉलिश होता है गाइज किसी चीज़ को जो है जड़ से उखाड़ फेंकना है, हटा देना। तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट क्या होता है, एक छोटे से कमरे में 10x10 का हो या जितना भी हो, एक छोटे से कमरे में एक प्रिजनर को जो है रखा जाता है। वहाँ पे अंधेरा होता है, बिल्कुल रोशनी का कोई मतलब नहीं होता है। उस अंधेरे कमरे में ना किसी से मिलने दिया जाता है, तो वो होता है सॉलिटरी आपको पता है एकांत होता है। जेल में ऐसे भी रूम्स होते हैं जहाँ पर कई लोगों को रखा जाता है एक साथ में, तो वहाँ पे कंपनी मिल जाती है। बट लेकिन जो ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की जो प्रिजन होता था, यहाँ पर बिल्कुल भी कोई सुविधा नहीं थी, ना लाइट की सुविधा थी, ना रोशनी थी, अंधेरा होता था उस कमरे में और बिल्कुल अकेला बंदा रहता था। तो इस चीज़ को कौन सा ऐसा प्ले जॉन गल्सवर्दी ने लिखा जो विंस्टन चर्चिल को उसके बाद इसको एबॉलिश करना पड़ा और उसको हटा देना पड़ा। सिल्वर बॉक्स है, द फोरसाइट सागा है, जस्टिस है, लॉयल्टीज है। हम लोग बात करेंगे जस्टिस की, यानी कि सी ऑप्शन पे जाएंगे। और सिल्वर बॉक्स कब आया था आपका, सिल्वर बॉक्स 1906 में आया था गाइज। और इसकी अगर हम लोग बात करें फोरसाइट सागा तो आई थिंक 1922 में आया था आपका। और जस्टिस आया था आपका 1910 में, ठीक है। और लॉयल्टीज आई थिंक आया था 1922 में या फिर 21 में, ठीक है। चलिए मैच द लिस्ट, इस लिस्ट को आपको मैच करना है कि एक तरफ वर्क दिए हुए हैं और एक तरफ दिया हुआ है कि इनके जो राइटर हैं, ठीक है। तो आपको मैच करना है गाइज। विंस्टन स्मिथ ने कौन सा वर्क लिखा था इनमें से, तो 1984 की बात करेंगे हम विंस्टन स्मिथ के लिए, ठीक है। यानी कि एक सेकेंड, हाँ सेकंड पे थे हम लोग, तो ये हमारा हो जाता है ये 3 पे मैच करेगा। इसके बाद पोल मोरेल की बात करें तो पोल मोरेल हमारा जो ये करेक्टर है गाइस, सॉरी मैं वर्क कह रही हूँ, ये करेक्टर हैं और इधर ये नॉवल हैं जिनमें ये करेक्टर मिल रहे हैं हमको। तो विंस्टन स्मिथ हमको किस में मिलते हैं, 1984 में। पॉल मोरेल की बात करें तो ये हमको मिलता है सन्स एंड लवर, जो कि जेन ऑस्टिन का है, ठीक है। बहुत बढ़िया नॉवल है जेन ऑस्टिन का, पढ़ना चाहिए आपको, सन्स एंड लवर्स। तो कहाँ पर जाएंगे हम लोग, यानी कि यहाँ पर हम लोग मैच कर देंगे इसको। विस्की प्रीस्ट की बात करें तो विस्की प्रीस्ट आपको मिलते हैं द पावर एंड द ग्लोरी में, ठीक है, पावर एंड द ग्लोरी में। इसके बाद आता है लियोपोल्ड ब्लूम नाम का जो एक कैरेक्टर है ये मिलता है आपको यूलिसिस में, जो कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की है यूलिसिस, ठीक है। और लास्ट में बचता है पोल पेनीफिदर, तो ये आपको मिलता है डिक्लाइन एंड फॉल में, राइट। तो ये थे हमारे गाइस इंपॉर्टेंट वर्क, मतलब कैरेक्टर, और ये थे इंपॉर्टेंट वर्क जिनमें ये मिलते हैं। एज अ ड्रामेटिस्ट जॉन गल्सवर्दी बिलोंग्स टू, एक ड्रामेटिस्ट के रूप में जॉन गल्सवर्दी किससे बिलोंग करते थे, रोमांटिक ट्रेडिशन, साइकोलॉजिकल ट्रेडिशन, रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जॉन्स एंड पिनरो, या फिर ट्रेडिशन ऑफ एडवर्ड बॉन्ड। तो यहाँ पे गाइस रियलिस्ट थे। जो जॉन गल्सवर्दी की अगर हम बात करें तो रियलिस्ट थे। जो भी सोशल प्रॉब्लम्स होती थी उस टाइम पे रियलिटी में जो सोशल प्रॉब्लम्स होती थी उन्हीं को ये अपने नॉवेल्स में या फिर प्लेस के अंदर डाल देते थे। तो एक तरीके से रियलिस्ट थे, ठीक है।
आप जस्टिस को देख लीजिए, स्ट्राइप को देख लीजिए, लॉयल्टी, मतलब जितनी भी कास्ट ट्रेडिशंस रही हैं रेजेस को लेकर के और कस्टम्स को लेकर के, या फिर जस्टिस या फिर जो भी और लेबर्स वगैरह सबकी प्रॉब्लम्स को इन्होंने लिया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज अ नॉवेलेट रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी? इनमें से कौन सा बार एक नॉवेलेट है जो गाल्सवर्दी ने लिखा है? तो गाइज ये पहला नॉवेलेट है इनका, और नॉवल भी नहीं, नॉवेलेट इसको कहेंगे, जॉसलिन, जो कि 1906 में सिल्वर बॉक्स के साथ आया था। ठीक है, पहला नॉवल था इनका। फाल्डर इज अ कैरेक्टर इन विच ऑफ दीज प्लेज? फाल्डर इनमें से कौन से प्ले में कैरेक्टर है? तो यहाँ बात कर लेते हैं हम लोग गाइज, ये हमें मिलते हैं जस्टिस में। जो सोलिटरी कन्फाइनमेंट की बात हुई है ना, तो वो जस्टिस में इसी को दिया गया था। किसको? फाल्डर को। ठीक है, एक छोटी सी फ्रॉजरी इसने कर ली थी, तो उसी के चलते इसको जो है कन्फाइनमेंट दे दिया गया था। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं अब। ये हमको मिलता है सिल्वर बॉक्स, मैंने अभी आपको बताया था 1906 में आया था। इसके बाद आती है बात जस्टिस की, 1910 में आया था। लॉयल्टीज़ की बात करें तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था 1921 या 22 में आया था ये। और स्ट्राइप की बात करें तो ये अपना आया था 1909 में। ठीक है, द लाइव्स ऑफ सेंट्स इज डेपिक्टेड इन, आपको बताना है कि सेंट्स जो लाइव्स होती थी, सेंट का जो जीवन है वो इनमें से किसके अंदर डेपिक्ट किया गया है? सेंट, ये मॉरलिटी प्लेज में, मिरेकल प्लेज में, इंटरल्यूड्स में, फिर बैलड्स में, तो किस में आपको मिलेगा ये बताना है गाइस। तो मोरालिटी प्लेज की अगर हम लोग बात करें तो ये हमको मिरेकल प्लेज में मिलेंगे गाइस। मिरेकल प्लेज याद रखना है आपको। मोरालिटी प्लेज ठीक है, इसके बारे में भी बताऊंगी अगर कभी इसका आता है टॉपिक तो मिरेकल प्लेज की बात करेंगे हम लोग। मिरेकल प्ले में सेंट्स की लाइव्स के बारे में बताया जाता था। इंटरल्यूड्स की अगर हम बात करें तो इंटरल्यूड्स होते हैं जो बड़े बड़े प्लेज थे, जैसे कि शेक्सपियर या किसी के जो बड़े बड़े प्लेज होते थे उनमें बीच में ट्रेजेडी वगैरह होती थी, तो उनमें बीच बीच में इंटरल्यूड्स डाल दिए जाते थे। ठीक है, इंटरल्यूड्स छोटे छोटे सीन होते थे, छोटी छोटी स्टोरीज होती थी उनमें। ठीक है, चलिए, जैसे कि जॉन गाल्सवर्दी की जो फोरसाइट सागा है उसमें 3 इंटरल्यूड्स हैं, और 2 इंटरल्यूड हैं और 3 नॉवल हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वो बनती है ट्रायलॉजी जो 3 उन्होंने लिखी थी। तो एनाग्नोरिसिस इज़ अ टर्म यूज्ड बाय अरिस्टोटल फॉर डिस्क्राइबिंग, जो एनाग्नोरिसिस नाम का ये टर्म है ये अरिस्टोटल के द्वारा डिस्क्राइब किया गया है, और ट्रेजेडी में होता है ये। तो ये इनमें से किससे मैच करेगा? क्या ये रिवर्सल ऑफ फॉर्चून है? पेरीपीटिया होता है रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, तो पेरीपीटिया होता है। ठीक है, ये गाइस मैं लिख नहीं पाती हूँ, PETEIA। ठीक है, पेरिपेटिया होता है, और हैप्पी रेजोल्यूशन ऑफ द प्लॉट नहीं है, द मोमेंट ऑफ रिकॉग्निशन। ठीक है, यही होता है गाइस, मतलब अपनी गलती को पहचान लेना, या जो भी वहाँ पे गलती हो रही है कैरेक्टर से, जो भी मिस्टेक हुई है, जो भी प्रोटैगोनिस्ट है उसको पहचान लेता है, तो यही होता है मोमेंट ऑफ रिकॉग्निशन। ठीक है, एनाग्नोरिसिस हम इसी को कहेंगे। द सोल ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल इज, एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग ट्रेजेडी की सोल क्या होती है? कैरेक्टर्स, थॉट, स्पेक्टेटर या फिर प्लॉट? तो इनमें से किसको उन्होंने ट्रेजेडी की सोल कहा है? तो गाइज यहाँ पे बात करेंगे प्लॉट की, यानी कि प्लॉट को उन्होंने कहा है एक ट्रेजेडी की सोल, आत्मा कहा है उन्होंने। राइट, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मोमेंट्स इन लिटरेचर एंड आर्ट्स हैड इट्स ओरिजिन इन फ्रांस? इनमें से कौन सा ऐसा मोमेंट है जिसका ओरिजिन फ्रांस में माना जाता है? कौन सा है या कौन से हैं? ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ बात कर लेते हैं हम लोग, ये 2 और 3, मतलब A और B दोनों हो जाएंगे आपके, यानी कि A और B दोनों हो जाएंगे। इसमें सरियलिज्म भी फ्रांस से करता है, और जो हमारा लिटरेचर ऑफ द एब्सर्ड है ये भी फ्रांस से करता है। ठीक है, चलिए, और ये किसके मोमेंट हैं? और ये जो आपको बताया इमेजिज्म, ठीक है, ये बल्कि 20th सेंचुरी का मोमेंट है, और ये एंग्लो अमेरिकन पोएट्री से रिलेट करता है। ठीक है, किससे? एंग्लो अमेरिकन पोएट्री से, ये अमेरिकन है ना कि फ्रांस। ठीक है, चलिए, द टिपिकल इमेजिस्ट पोएम इज रिटन इन, जो टिपिकल इमेजिस्ट पोएम है वो इनमें से किस में रिटन की गई है? हीरोइक कपलेट, ब्लैंक वर्स, फ्री वर्स या फिर सोनेट? तो हीरोइक कपलेट 2 लाइनों का होता है, राइम करते हैं। ब्लैंक वर्स आपको पता है कि इसमें ब्लैंक वर्स में, फ्री वर्स में ना मीटर होता है ना राइम होती है, लेकिन यहाँ पर राइम नहीं होती, मीटर होता है। जो हमारा ब्लैंक वर्स है इसमें मीटर तो होता है, राइम नहीं होती। और सोनेट हमारी 14 लाइन की पोयम होती है। तो सारी चीज़ों के बारे में आपको बता दिया है मैंने, और यहाँ पे सी ऑप्शन पे जाएंगे, यानी कि फ्री वर्स में जाएंगे हम। ठीक है, फ्री वर्स में जो है टिपिकल इमेजिस्ट पोयम लिखी गई।
व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग्स माई लास्ट डचेस। रॉबर्ट ब्राउनिंग का एक ड्रामेटिक मोनोलॉग माना जाता है माई लास्ट डचेस, और यहाँ पे आपको बताना है कि ये किस राइमिंग स्कीम में लिखा गया है। एनजेम्ड ब्लैंक वर्स, एनजेम्ड राइमिंग कपलेट, एनजेम्ड स्टॉप्ड एंड स्टॉप राइमिंग कपलेट, या फिर एंड स्टॉप्ड ब्लैंक वर्स, इनमें से किस में लिखा गया है लास्ट, माई लास्ट डचेस, आपको बताना है। तो यहाँ गाइज बात करेंगे हम लोग ऑप्शन बी की, यानी कि एनजेम्ड राइम कपलेट। बी ऑप्शन पे जाएंगे, एनजेम्ड राइम कपलेट में लिखा गया था। माई लास्ट डचेस कब आया था? 1842 में। कब आया था? 1842 में। गाइस याद रखिए, जो चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ ना, किसी भी आपको बता देती हूँ, वो समझ लीजिए इंपॉर्टेंट होती हैं और आपको उनका पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ये किसकी थी? रॉबर्ट ब्राउनिंग की थी, आपको पता है, ठीक है। एनजेम्ड राइमिंग कपलेट में इसको लिखा गया था और 1842 में आई थी, ठीक है। चलिए, डॉक्टर जॉनसन्स अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर। कौन सी ईयर में पब्लिश हुई थी डॉक्टर जॉनसन्स की अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज? ये ईयर यहाँ पे दिए हुए हैं, तो हम सीधा आंसर पे चलते हैं, यानी कि 1755 की बात करेंगे हम लोग। इसी टाइम में ये लिखी गई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या बनता है हमारे पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। देखिए, ट्रेजेडी के कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, आपको पता होना चाहिए गाइस। ट्रेजेडी के कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, तो वो क्या होते हैं ये आपको बताना है। देखिए, मैं पहले बता देती हूँ, 6 होते हैं टोटल हमारे पास। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, क्योंकि इनका आपको पता होना चाहिए। इनका पता होगा तभी तो आप जान पाएंगे ना कि कौन सा नहीं होता है, और यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा नहीं होता है। तो यहाँ देख लेते हैं हम लोग कि कौन सा नहीं होता है। तो ये हमारे पास क्या क्या होता है? प्लॉट। देखिए, सबसे पहले प्लॉट होता है, ठीक है। फिर हमारे पास में कैरेक्टर, CHARACTER, कैरेक्टर, ठीक है। डिक्शन होती है, DICTION, ठीक है, डिक्शन होती है। और उसके बाद थॉट, THOUGHT। आप सुनते रहे मेरे वर्ड्स, समझ में लिखा हुआ नहीं आ रहा होगा मुझे पता है, क्योंकि मेरे पास वो नहीं है अभी स्टाइलस जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर थॉट होता है, इसके बाद स्पेक्टिकल होता है, ठीक है, SPECTACLE, स्पेक्टिकल होता है। और लास्ट में होता है हमारे पास सॉन्ग या फिर म्यूज़िक, ठीक है, सॉन्ग या म्यूज़िक कह देंगे इसको। तो ये 6 के 6 आपको पता चल जाएगा क्या क्या हो गए। प्लॉट हो गया, कैरेक्टर हो गया, डिक्शन हो गया, थॉट हो गया, और स्पेक्टिकल और सोनेट, ये 6 होते हैं। तो इनमें से कौन सा नहीं है, देख लीजिए आप। प्लॉट तो बिल्कुल है, कैरेक्टर भी है, डायलॉग या फिर मेलोडी, इनमें से कौन सा नहीं है? तो डी ऑप्शन पे जाएंगे हम लोग। डायलॉग नहीं है गाइज, मेलोडी तो म्यूजिक हो ही गया है ना, मेलोडी या म्यूजिक एक ही बात होती है, या फिर सॉन्ग, सारे इसी में आ जाएंगे। तो डी ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। इन विच ईयर वॉज हैरोल्ड पिंटर अवॉर्डेड नोबेल प्राइज। गाइज, हैरोल्ड पिंटर बहुत ही फेमस नॉवलिस्ट रहे हैं, और बहुत ही अच्छा इनका एक नॉवल है द बर्थडे पार्टी, ठीक है, जो आपको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से क्वेश्चन बनते हैं, डेफिनेटली आएंगे, TGT में आए या PGT में आए, क्वेश्चन जरूर आएगा 100%। तो उसको आपको जरूर पढ़ना है, हैरोल्ड पिंटर को। और उसकी स्टोरी मैं वैसे डालने वाली हूँ, मैं सोच रही हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है नज़दीक में ही मैं डालूंगी उसकी स्टोरी, ठीक है, उसको आप जरूर पढ़िएगा। तो यहाँ पर कब मिला था इनको जाएंगे, यानी कि 2005 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन इंग्लिश प्ले राइट टू बी अवॉर्डेड साहित्य अकेडमी अवार्ड। कौन सा पहला भारतीय प्ले राइट है जिसको मिला साहित्य अकेडमी अवार्ड, जिसको मिला? तो ये हो जाएंगे हमारे महेश होना चाहिएगा। ये सी ऑप्शन, महेश लिख दिया मैंने, महेश, ठीक है, MAHESH, ठीक है गाइस, महेश दत्तानी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिज नॉट फॉल अंडर द मूड्स ऑफ अ वर्ब, ठीक है, क्या बता रहे हैं आप इसमें? और गाइस, मैंने आपको ये तो बताया ही नहीं कि किस चीज़ के लिए मिला था इनको, ठीक है, महेश दत्तानी को। एक सेकंड मैं बता दूं, मैं भूल गई, सॉरी। तो मैं आपको एक बार बता दूं कि इनको किसके लिए मिला था। तो गाइस, महेश दत्तानी को मैंने बताया अभी आपको कि पहले भारतीय साहित्य अकादमी अवार्ड प्राप्त करता है। तो इनको किस लिए मिला था? इनको मिला था, कुछ प्लेस थे इनके पॉपुलर, जैसे कि वेयर देयर सबिल था 1988 में, द बिग फैट सिटी 2012 में आया था, फाइनल सॉल्यूशन, डांस लाइक अ मैन, ठीक है, इस टाइप के इनके कुछ वर्क थे। और जो डांस लाइक अ मैन था, इसके लिए मिला था इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड। मिला था गाइस 1998 में।
एक सेकेंड, 1998 में मिला था। और किसके लिए मिला था गाइज? डांस लाइक अ मैन। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द मूड्स ऑफ अ वर्ब? इनमें से आपको बताना है कि कुछ मूड्स होते हैं गाइज, किसी भी वर्ब के कुछ मूड्स होते हैं, तो इनमें से कौन सा जो है वर्ब का मूड्स नहीं है। पहले तो मैं आपको मूड्स बता दूं, तभी तो आप जान पाएंगे ना कि कौन सा इनमें से नहीं है अच्छे से, क्योंकि अलग कुछ और भी तो आ सकता है ना। देखिए, एक तो इंडिकेटिव होता है, सब्जेक्टिव होती है वर्ब, और इंपेरेटिव होती है। कितने? 3 मूड होते हैं, इंडिकेटिव, सब्जेक्टिव और इंपेरेटिव। तो गाइस, इंडिकेटिव तो है, सब्जेक्टिव भी है, इंपेरेटिव है। तो ये जो सी ऑप्शन है, यानी कि सॉरी, इंडिकेटिव भी होती है, सब्जेक्टिव होती है ना, और इंपेरेटिव होते हैं। तो हम पे जाएंगे, हम लोग बी ऑप्शन पे जाएंगे, यानी कि ये जो है सब्जेक्टिव नहीं होती है, बाकी तीनों होती है। ठीक है। और गाइज, ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्रामर से पेपर के अंदर। ठीक है, आप बैठेंगे तो आपको पता चलेगा। तो गाइज, लाइक और शेयर कर दीजिए एक फटाफट से, अगर आपको अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चन। तो गाइज, अच्छी लग रही है वीडियोस, हार्ट से देखिए, हार्टली कीजिए हर काम, है ना, क्योंकि मैं बहुत हार्टली आपको पढ़ा रही हूँ, बहुत मन से पढ़ा रही हूँ, बहुत दिल से पढ़ा रही हूँ। तो आपको भी मन से ही कोई हर काम करना चाहिए, राइट। आपको भी जो है लाइक शेयर अपने मन से करना चाहिए, ऐसे नहीं कि मेरे ऊपर कोई उपकार कर रहे हैं। प्लीज़ गाइज, मैं आपके लिए इतने अच्छे से मेहनत कर रही हूँ, तो आपको भी थोड़ा सा करना चाहिए, राइट ना। तो चलिए देखें, द न्यूज़ बी ट्रू। आप बताइए यहाँ पर क्या आएगा? मे द न्यूज़ बी ट्रू, कैन द न्यूज़ बी ट्रू, विल। देखिए, कुछ पॉसिबिलिटी होती हैं यहाँ पे। एक ये सेंस लग सकती है कि क्या मतलब जो खबर है क्या वो सच है। तो ऐसी बात के लिए क्या लगाएंगे आप लोग, बताइए। ऐसी बात के लिए गाइज हम लोग ऑलवेज लगाते हैं मे, है ना, जहाँ पर हमको पक्का ना पता हो, थोड़ी पॉसिबिलिटी है, जैसे कि मे द न्यूज़ बी ट्रू, ये खबर सच भी हो सकती है। तो ऐसे में हम लोग बी ए ऑप्शन पे जा रहे हैं। जॉन इज इल फॉर 5 weeks, ही इज इल स्टिल इन हॉस्पिटल। जॉन, इसमें ये जो इज आया है, इसकी जगह पर आपको इसका रिप्लेसमेंट करना है, इसका रिप्लेस करके इनमें से कोई वर्ड डालना है, और वो बताइए कौन सा होगा। क्या वाज आएगा? भाई देखिए, ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो इतने हफ्ते से बीमार है और वो जो है अभी भी हॉस्पिटल में है। ऐसा तो नहीं कहेंगे ना भाई, इतने हफ्ते से बीमार रह चुका है वो और अभी भी हॉस्पिटल में। ठीक है, तो ऐसा कहेंगे हम लोग। तो गाइस, जहाँ पर भी ध्यान रखिए, या तो बीन और बीन सॉरी आईएनजी वाली फॉर्म आई हुई हो आपका, और बीन आया हुआ और टाइम दिया हो, तब आप लगा सकते हैं हैज़ हैव लगा सकते हैं आप लोग। लेकिन अगर ऐसे भी अगर कुछ टाइमिंग दिया हुआ है कि इतने टाइम से ये चीज़ हो चुकी, तो तब भी वहाँ पे आप हैज़ बीन या हैव बीन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। स्टिल वाटर रन्स डीप, तो स्टिल वाटर रन्स डीप, बताइए नाउन है, ये जो वर्ड है अंडरलाइन वर्ड है, ये नाउन है, एडजेक्टिव है, नाउन है, या फिर एडवर्ब है? इसे कौन सा सूट करता है इसको? तो ये गाइस एडजेक्टिव बनेगा आपका। देखिए, यहाँ पे स्टिल वाटर की बात हुई है, मतलब स्टिल वाटर। ठीक है, रन्स डीप, तो ये वाटर जो है स्टिल है, तो ये क्या है? नाउन है वाटर, वाटर से पहले स्टिल से पहले वाटर से पहले स्टिल आया है, तो ये क्या है? एडजेक्टिव है, इसकी विशेषता बता रहा है ये। इनको मैच करना है। मैजेस्टिक कुछ वर्ड दिए हैं और इनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच दी हुई है सामने, तो आपको मैच करना है कि कौन सी किससे है। देखिए, करिए मैच अपने मन में, और मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ साथ में। तो मैजेस्टिक गाइज, मैजेस्टिक जो है क्या है? ये एक एडजेक्टिव होगा या नाउन होगा? ये क्या होगा बताइए फटाफट से। तो मैजेस्टिक की बात करें अगर हम लोग, तो मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए गाइज एडजेक्टिव। ठीक है, मैजेस्टिक, हाँ, मैजेस्टिक होना चाहिए आपका एडजेक्टिव। गोल क्या होता है? गोल एक नाउन होता है गाइस, है ना, उद्देश्य। सेफली, ये एडवर्ब होगी, एलवाई लगा है, और ड्रीम्ड वर्ब होती है, सपना देखा, है ना, ड्रीम्ड। चलिए, इन द टेम्पेस्ट व्हाट आर मिरांडा एंड फर्डिनेंड डूइंग इन द फाइनल सीन। जो अगर आपने टेम्पेस्ट पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिए, और मैंने डाली हुई है इसकी वीडियो, जाकर के एक बार देख लीजिए इसको, आपको सारी स्टोरी पता चल जाएगी, और आपको सारे के सारे कैरेक्टर पता चल जाएंगे, और यहाँ पे ये भी पता चल जाएगा कि क्या होता है। तो इन द टेम्पेस्ट व्हाट आर मिरांडा, लास्ट के सीन में वो लोग क्या कर रहे होते हैं? प्लेइंग कार्ड्स, कैरिंग बुक्स, प्लेइंग चेस, या फिर प्लेइंग टेग, क्या कर रहे होते हैं? तो गाइस, वो लोग चेस खेल रहे थे, यानी कि शी ऑप्शन पे जाएंगे। हु कॉलिंग शेक्सपियर एंड अपस्टार्ट क्रो, शेक्सपियर को किसने अपस्टार्ट क्रो बुलाया था? बहुत आसान क्वेश्चन है, बच्चे को पता होना चाहिए इसका तो। ठीक है, बच्चे को पता होना चाहिए गाइस, या नहीं होना चाहिए? आप ही बताइए। होना चाहिए, है ना। तो ये देखिए, रॉबर्ट ग्रीन ने कहा था ऐसा, और किसमें कहा था? ग्रॉट्स वर्थ ऑफ वीट, ग्रॉट्स, GROAT, ग्रॉट्स वर्थ
ऑफ विट। अगर ये भी पूछ लिया जाए कि कहाँ पर कहा था तो आप बता पाएंगे इजीली। तो ये कहा था इन्होंने अपने इस उसमें, ठीक है। चलिए, इतना ही जानना है इसके बारे में। हु अमंग द फॉलोइंग हीरोज ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज मेलंकोलिक एंड न्यूरोटिक हैविंग ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। अगर ये पूछ लिया जाए ना कि कौन से प्लेज में किस कैरेक्टर, कौन से प्लेज में जो है हीरोज में ऑडिपस कॉम्प्लेक्स पाया गया है, तो वहाँ हैमलेट की बात करेंगे। बिल्कुल भी ऐसे इधर उधर नहीं जाना है, केवल हैमलेट में ही, क्योंकि वो इस दुविधा में रहते हैं, थोड़ा मदर को अपनी प्यार भी करते हैं बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा सा यहाँ पे ओडिपस कॉम्प्लेक्स का सीन यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। चलिए, व्हाट इज अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, ये लाइन दी हुई है, ये मैकबेथ की है, ओथेलो की है, किंग लियर की, हैमलेट की। ये बहुत बढ़िया लाइन है और ये हैमलेट की है, ठीक है। 100% जो है गाइस हैमलेट की लाइन है ये। कब आया था? 1601 मान सकते हैं इसका टाइम पीरियड, 1601 या फिर 2 कह दीजिए, यही इसका टाइम पीरियड था। और एक्ट सेकंड सीन 2, ठीक है, एक्ट सेकंड और सीन 2, एक्ट 2 सीन 2 कह लीजिए, इसी में ये लाइन बोली गई थी। चलिए गाइस, द लेट प्लेज ऑफ शेक्सपियर, लास्ट क्वेश्चन है। इससे पहले गाइस एक लाइक कर दीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। द लेट प्लेज ऑफ शेक्सपियर एंड इन, शेक्सपियर के कुछ लास्ट प्लेज हैं, तो उनको बताना है कि ये किस चीज़ पे एंड हुए हैं। क्या ये हार्मनी, डिसहार्मनी, ट्रेजेडी या फिर नन, इनमें से किस पे एंड हुए हैं ये सारे के सारे। तो ये गाइस ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, यानी कि डिसहार्मनी पे ये लोग हुए हैं। और कौन कौन से प्ले हैं लास्ट, अगर, क्योंकि ये भी पूछा जाता है कि जो अर्ली प्लेज कौन कौन से हैं, लास्ट प्लेज, सोम्बर प्लेज, फार्स कौन कौन से, रोमांटिक, ट्रेजेडी और रोमन प्लेज, हिस्ट्री प्लेज, है ना, सब कुछ पूछा जाता है शेक्सपियर के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है इनका। इनके 3 रोमन प्लेज हैं, कोरियोलेनस है, जूलियस एंड सीजर है और क्लियोपेट्रा है। और यहाँ पे बात हम लोग किसकी कर रहे हैं? एंड प्लेस, जो एंड में आए हैं। तो वहाँ पे पेरिकल्स आया है एक तो, ठीक है, पेरिकल्स आया है, एक सिम्बेलिन आया है लास्ट में। तो ये लास्ट फेज के हैं सारे के सारे, इनको याद रखना है आपको, सारे के सारे लास्ट फेज के हैं। और एक आया है विंटर्स टेल, ठीक है, विंटर्स टेल आया है। और एक आया है आपका द टेम्पेस्ट। तो ये 4 प्लेज आपको याद रखना है, ये लास्ट के प्लेज हैं। कौन कौन से? द टेम्पेस्ट, पेरिकल्स, प्रिंस ऑफ टायर पूरा टाइटल है, सिम्बेलिन है, और ये हो गया आपका विंटर्स टेल, ठीक है। ये 4 जो हैं वो एंड प्लेज हैं, जो कि डिसहार्मनी पे हुए हैं, ठीक है। चलिए गाइस, थैंक यू, बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में मिलते हैं, तब तक इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कीजिएगा और नेक्स्ट के लिए भी तैयार रहिएगा, ताकि आप अच्छा स्कोर कर सके, ठीक है। समझदारी से थोड़ा सोचा करिए आंसर इनके, और रिकॉल किया कीजिए चीज़ों को, और फिर अपना जो है स्कोर आप ज़रूर साझा करें। ओके, बाय बाय गाइस, थैंक यू।